जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको अगेन वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान नेवी के अंदर जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और पाकिस्तान नेवी ने आप लोगों को टेस्ट हल करने का तरीका और आप लोग किस तरह से टेस्ट को पास कर सकते हैं और आप लोगों का पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो किस तरह के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान नेवी ने ऑलरेडी आप लोगों को आपकी वेबसाइट के ऊपर बताया हुआ कि आपने किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर जो उनकी फ़ाइल है, जो उन्होंने आपको तरीक़ेकार बताया हुआ है और उसको सॉल्व आपने कैसे करना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब तरीक़ेकार इसका क्या होगा जी कि आप लोगों ने पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, यानी अपने ब्राउज़र के ऊपर आपने लिख लेना जॉइन पाक नेवी, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा है। आपने जॉइन पाक नेवी पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नीचे ये वाली जो वेबसाइट है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर आके स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने थोड़ा नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप आएँ तो ये लिखा हुआ है जॉइन पाक नेवी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बार बार मेरे से मैसेज पे बात कर रहे हैं कि जी हमें जो है ना वो टेस्ट डेट एंड टाइम हमने कैसे निकालनी है, हमें पता नहीं है कि किस तरह से हमने निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप लिखा हुआ है यहाँ पर आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे जाके अपना CNIC नंबर लिखें तो आपको आपकी टेस्ट टाइम एंड डेट शो हो जाएगा। एनीवे चूँकि हमने करना है जी आज प्रैक्टिस करनी है टेस्ट की, तो उसका तरीक़ेकार ये होगा जी आपने नेविगेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। ये जो आपको नेविगेशन लिखा नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आप आएँ तो ये ब्लू लाइन के अंदर उन्होंने वाज़ेह करके आप लोगों को बताया हुआ है, आपने क्या करना है टेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर जब आ जाते हैं तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपने अपना कोई रोल नंबर एंटर कर देना है। मैं मिसाल के तौर पर कोई भी रोल नंबर आपका जो भी रोल नंबर आपकी स्लिप के ऊपर है ना वो आपने कर देना। ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी उसका पासवर्ड जो है वो आपका CNIC जो नंबर होगा वही आपका पासवर्ड होगा। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ऐसे टाइम आप देखें ऊपर आपको टाइम भी नज़र आ रहा है। ये टाइम भी चलना शुरू हो जाता है, 10 मिनट का ये टेस्ट है और इसके अंदर आप लोगों को तकरीबन 15 के करीब आप लोगों को MCQs दिए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको कैसे सॉल्व करना है और इसका क्या तरीक़ेकार है, तो जो हम लोग आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी इसकी फ़ाइल, इसका सॉल्यूशन यानी इसका जो आंसर था वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सेंड किया हुआ है। तो बहरहाल जी हमने इसको कैसे सॉल्व करना है और इसका क्या तरीक़ेकार होता है जी हम उसकी तरफ आते हैं। ओके जी। अब हम आ गए हैं अपनी टेस्ट फाइल के ऊपर, तो जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सेंड की हुई थी। अच्छा, अब इसमें देखें सबसे पहला जो काम है इसको समझना है। इसमें नहीं आपने देखना है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है या थोड़ा। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने इसको समझना है, इसको समझने की कोशिश करनी है कि ये है क्या। देखिए सबसे पहले जो चीज़ आपको बताइए कि इफ़ फिफ्थ डेट ऑफ दिस मंडे इज़ फ्राइडे, यानी इस महीने की 5 तारीख को है फ्राइडे। ठीक है। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। ये देखें फ्राइडे आ गया और तारीख क्या है जी 5। ओके। अच्छा, अब हमने मालूम क्या करना है, देन व्हाट डेट इट वाज ऑन लास्ट संडे, जो पिछला संडे गुजरा है उस संडे को क्या डेट होगी इफ़ द लास्ट मंथ इज़ 30 डेज, अगर जो महीना गुजरा है वो 30 दिनों का हो। ठीक है। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 तारीख को फ्राइडे आपने पीछे जाना है, मसलन कैसे पीछे जाना है ये देखें ज़रा। अब देखें 5 तारीख है ना, फिर आ गई 4, फिर आ गई 3, फिर आ गई 2, फिर आ गई 1 और ये है महीना 30 का, तो यहाँ पर आ गया 30। अब हमने ये देखना है कि यार जो हमारे पास संडे है वो किधर को जाता है। अब देखना ये फ्राइडे है तो यहाँ पर आ गया जुमेरात आ गई, उसके बाद आ गया जी बुध आ गया, फिर आपके पास मंगल आ गया, फिर आपके पास सोमवार आ गया और उसके बाद यहाँ पर संडे आता है। तो ये जो पिछले महीने का जो संडे था उस संडे को जो तारीख आपकी बनती है वो 30 बनती है। ठीक हो गया जी, आपको समझ आई जी किस तरह से। यानी आपने बैक आना है, ये आपको डेट के हवाले से बताया है कि तारीख के अंदर आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो वो किस तरह से करनी है। ठीक है। अच्छा, ये जितना भी मैंने अमल यहाँ पर किया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है सारा, ये आपको जब आपने पेपर में बैठना है वहाँ पर एक छोटा सा आपको एक वाइट बोर्ड भी मिल जाता है, मार्कर भी होता है, आप वहाँ पर इस तरह का रफ अमल कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपने लाजमी करना है, तुक्का नहीं लगाना, लाजमी करना है। ठीक हो गया। जो चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं, जो इंस्ट्रक्शंस बताई जा रही हैं, उन पे आप लोगों ने लाज़मी तौर पर अमल करना है। अगर आपको अभी भी इस चीज़ में डाउट है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की है, तो आप इसको एक दफ़ा रिपीट करके देख लें। ठीक है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा जी, अब हम आ गए हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आपने गौर से देखना, इसमें ना एज का रिलेशनशिप दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन जब आपके पास आ जाएगा, उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसको आपने गौर से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आपने जो अलजेब्रा पढ़ा वो हमारे यहाँ पर बड़ा काम आएगा। मसलन देखें जी, अ फादर ट्वाइस ओल्ड टू हिज सन, यानी कि जो बाप है वो अपने बेटे से 2 गुना है। ठीक है, यानी उसकी जो एज है ना वो अपने बेटे से 2 गुना है। अब यहाँ पर हम करेंगे वही अमल जो हमने अलजबरे में पढ़ा था। मिसाल के तौर पर हम सपोज करते हैं जो सन है उसकी वैल्यू है एक्स। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो हमारे पास फादर है, फादर को मैंने एफ से लिखा, ये है 2x। ठीक है जी, यानी सन हमारे पास एक्स है और फादर जो है वो 2x है। अब देखें जी उसके बाद क्या है जी, आई वॉज ऑफ योर एज वेन यू वर बॉर्न, यानी कि जब तुम पैदा हुए ना तो मेरी उम्र उतनी थी जितनी अब तुम्हारी उम्र है। ठीक है। तो फादर इज़ 58 ईयर ओल्ड। अब जो फादर है उसकी एज कितनी है, उसकी है जी 58 ईयर। ठीक है, हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें, ये दो उधर जाके तकसीम हो जाएगा तो ये 29 आ जाएगा। ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये निकालना है कि आफ्टर फाइव ईयर एज क्या होगी। आफ्टर 5 ईयर हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली हुई है, हम उस एक्स की वैल्यू के अंदर हम इसको क्या करेंगे कि इसको, यानी उसकी वैल्यू को 29 + 5, क्योंकि हमने 5 साल बाद निकालनी है तो ये हमारे पास 34 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस अमल को एक दफ़ा रिपीट करके सुन लीजिएगा कि मैंने किस तरह से इसकी एज को कैलकुलेट किया है। इसको समझिएगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बेशुमार क्वेश्चन आ जाए, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। बड़ा सिंपल सा काम था कि हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली सन, और फादर जो है वो उससे चूँकि ट्वाइस है यानी डबल है, 2 गुना है। ठीक है, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद हमने कहा है कि 5 साल बाद उसकी एज में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है। तो 5 साल के बाद आपकी जो एज है वो हमने सिंपल उसके अंदर जमा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके। चलिए जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो आपका बड़ा इजी। ओके जी, अब इसको क्या करना है जी, हमने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि डिसाइड विच नंबर शुड रिप्लेस इन दी ब्लैंक इन दी फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस दी गई है, हमने इसको देखना है और हमने नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी इसको फिल कर रही है। अब देखिए इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 0 और 3 में हमने क्या किया, 3 जमा किया हमने। ठीक है। उसके बाद है जी 3 और 7 में हमने जमा किया 4, यानी 3 में कितने जमा करें तो 7 बनता है 4। पहले हमने 3 जमा किए, फिर हमने 4 जमा किए, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद फिर हमने 4 जमा किए, यानी 7 के अंदर हमने क्या करना है, 7 है ना, 7 से 10 कैसे बनेंगे कि हम उसमें 3 जमा करेंगे। फिर 14 कैसे बनेंगे कि हम उसमें 4 जमा करेंगे। ठीक है। फिर 14 से 17 कैसे बनेंगे कि हम उसमें 3 जमा करेंगे। अब 17 से फिर 21 कैसे बनेगा कि हम उसमें फिर कितने जमा करेंगे जी, 4। ठीक हो गया। अब देखें पहले 3 का इजाफा हो रहा है, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 4 का। अब यहाँ पर 4 का इजाफा हो गया, अगली बारी किसकी, अगली बारी है 3 की। अब इसमें हम 3 जमा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। ओके हो गया जी, समझ आ गई इसकी कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह से अब यहाँ पर देखें, इस सवाल के अंदर स्टूडेंट्स बड़े ना मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। देखें जी, अब हुआ यहाँ पर क्या है कि ये 4 है, 4 के अंदर आप क्या जमा या माइनस करें कि 3.5 आ जाए। हमने क्या किया, इसमें से हम माइनस करते हैं, यानी 0.5 हम 4 में से माइनस करें, 3.5 आ गया। 3.5 में से 0.5 हम माइनस करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3। 3 में से 0.5 माइनस करें 2.5। 2.5 में से जब हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है जी, ये नीचे मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया जी। उसके बाद जी हमने अब आ जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आपने देखना है कि जी इसका आंसर हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ओके जी, तो अभी हम आ जाते हैं जी स्टेटमेंट की तरफ। सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो इसके स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि मारिया इज़ 15 ईयर ओल्ड, यानी मारिया की जो एज है वो 15 साल है। तो शी इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज अनम, यानी जो अनम की एज है उसकी एज की निस्बत उसकी थ्राइस है, यानी 3 गुना ज़्यादा एज है। तो हाउ ओल्ड विल बी अनम आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद अनम की उम्र कितनी हो जाएगी, तो हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो ये बड़ी सिंपल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जी हमें यहाँ पर मारिया की एज दी गई है, मारिया की एज को मैंने एम से लिखा है यहाँ पर, वो है हमारे पास 15 साल। ठीक है।
मारिया की एज हमें बता दी गई है, लेकिन अनम की एज नहीं हमें बताई गई। अनम की एज को हम क्या करते हैं जी, सपोज करते हैं कि अनम की जो एज है वो हमें बताया गया है। अनम की जो एज है वो थ्राइस है, यानी 3 गुना ज़्यादा है मारिया की एज से। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसको कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले हम अनम को यानी सपोज कर लेते हैं अनम ए फॉर अनम, ठीक है। यानी अनम को हमने जो सपोज किया है वो एक्स के साथ किया है और मारिया को हमने किया है एम के साथ। अब जो मारिया की एज है, यानी यहाँ पर अगर आप उसको गौर से देखें तो हमें ये बताया गया कि जो मारिया जो है ना, मारिया उसकी जो एज है ना वो 3 गुना ज़्यादा है इसके साथ, अनम के साथ। अब एम की वैल्यू मैंने कितनी लिखी है, 15। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालें तो 3 इधर आपके आपका जो ना वो तकसीम हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो अब इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने पहले सवाल एक किया था कि 5 साल बाद जो बच्चे की उम्र है वो कितनी होगी। तो अब यहाँ पर 5 साल बाद उसकी एज जन्म की कितनी हो जाएगी, वो 10 साल हो जाएगी, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें यहाँ पर एक्चुअली एक वैल्यू दी गई थी, वो है मारिया की एज, और अनम की जो एज थी वो हमें बताया गया है कि मारिया की एज का 3 गुना है, ठीक है ना। ओके जी, समझ आ गई इसकी भी। चलें जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। इसकी स्टेटमेंट एक दफ़ा देख लें जी। तो अब इसकी स्टेटमेंट के अंदर क्या है जी कि इफ़ द थर्ड डेट ऑफ दिस मंथ इज़ फ्राइडे, सॉरी मंडे, इस महीने की 3 तारीख को था जी मंडे, ठीक है जी। देन व्हाट डेट इट विल बी ऑन 25th ऑफ द सेम मंथ, यानी इसी महीने की 25 को कौन सा दिन होगा, ठीक हो गया। अब देखें जी, हमने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है। सबसे पहले जी हमने देखा कि हमारे पास इस महीने की 3 तारीख को है मंडे, 3 को मंडे आ जाएगा। अब 3 में 7 जमा करें, एक मंडे आ जाएगा 10 को, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे है वो आपका 17 को आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे है वो आपका कब आ जाएगा जी, इसमें आप 7 जमा करें तो आपका 24 को आ जाएगा। मंडे के बाद क्या आता है जी, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे आपका आंसर होगा। ये समझ आ गया आपने किस तरह से इनको कैलकुलेट करना होता है। इतना मुश्किल नहीं है, बस ये कि इसको मेन चीज़ जो है ना वो आपको समझने वाली है। ओके जी, ये जो स्टेटमेंट है इसको आपने देखना है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि नेक्स्ट आपका जो आंसर है वो कौन सा आ रहा है वो आपने बताना है। देखिए, सबसे पहले तो जी हम देखते हैं जी कि हमारे पास है W5, पहले हम 5 लिख लेते हैं। उसके बाद 8, 8 कैसे आया कि इसमें हमने 3 जमा किए, ठीक है। यहाँ पे जमा 3 कर दिया, 8 आ गया। उसके बाद 8 में 3 जमा किए तो हमारे पास क्या आ गया, 11, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 3 जमा करने से हमारी अगली वैल्यूज़ आ रही हैं, 5 8 11। अब उसके बाद हम 3 जमा करेंगे तो हमारे पास 14। अब एक तो हमारे पास आ गया 14। अगर हमारे पास यहाँ पर टाइम आपने बचाना हो तो सबसे पहले देखिए 14 किसके साथ आ रहा है, एन के साथ, तो यही हमारा आंसर होगा। पहली चीज़ तो ये। अगर किसी और क्वेश्चन के साथ भी 14 आ रहा है तो फिर हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है। अब हम देखते हैं कि जी W T और Q, अगर इसको गौर से देखें तो ये सीरीज़ अपोजिट जा रही है। कैसे अपोजिट जा रही, देखें, T के बाद क्या आता है, U, फिर आता है V, दो का डिफरेंस है, ठीक है। जब दो का डिफरेंस है तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि T के बाद Q, T के बाद कैसे Q आता है जी, Q के बाद क्या आता है जी, Q के बाद आता है R और S, यानी यहाँ पर भी दो का फ़र्क आ गया। उसके बाद Q से बैक आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, O और N, ठीक है, दो का फ़र्क, और फिर आ जाता है N, सॉरी O और P, ठीक है। तो फिर हमारे पास आ जाता है N, तो N 14 हमारा आंसर होगा, जैसे मैंने पहले आपको 14 का बताया, ठीक है जी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये बेसिकली आपका टाइम सेव करने के लिए होते हैं। तो वॉर्म इज़ टू हार्ड, वॉर्म का मतलब, वॉर्म जो होती है ना, वॉर्म, तो इसका मतलब होता है गर्म, ठीक है। तो यानी वार्म का मतलब भी वही चीज़ और हॉट का मतलब भी वही चीज़ है। अब जो ओल्ड है, ओल्ड के बारे में यहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई हैं। एक तो ओल्डेस्ट, वो भी इस सेट के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक हो गया। हिस्ट्री ये भी मैच नहीं कर रहा, ईयर्स भी नहीं कर रहा। तब एंटीक, एंटीक का मतलब होता है कि यानी जो नायाब किस्म की पुरानी चीज़ें, ठीक हो गया। इस वजह से हमारा ये आंसर होगा। तो बुचर इज़ टू नाइफ, यानी बुचर जो है उसके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो नाइफ होता है। तो जो हेयर ड्रेसर होता है उसके पास क्या होता है, सीज़र होता है। सीज़र जिसको हम कैंची कहते हैं। स्पेलिंग चेक कर लें इसके, ये पेपर में आ भी सकते हैं। ओके जी, ऑल इज़ टू मैनी, जो ऑल है ना इसका कम्बिनेशन है मैनी के साथ। तो फ्यू जो है, यानी ऑल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या तमाम, मैनी का मतलब बहुत ज़्यादा, तो फ्यू का मतलब होता है थोड़ों के साथ यानी कम के साथ, तो ये सम आ जाएगा। ओके। अच्छा, उसके बाद जी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इफ़ सम लेबर्स आर ट्रेडर्स। अब इसको आपने स्टेटमेंट एक आपको दी गई है, इसको आपने देखना है। अब यहाँ पर क्या है जी कि जो लेबर है वो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, एंड सम ट्रेडर्स आर शॉपकीपर,
और जो कुछ जो ट्रेडर्स हैं वो कुछ शॉपकीपर भी होते हैं। देन सम लेबर्स आर डेफिनेटली शॉपकीपर्स। ठीक है। तो अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो ऑटोमेटिकली ये आपकी वही वैल्यू बन रही है जो आपको ऊपर बताया जा रहा है। यानी कि बताया ही जा रहा है कि कुछ जो लेबर होते हैं वो ताजर भी होते हैं। ठीक है। और जो कुछ ताजर होते हैं उनमें से कुछ दुकानदार भी होते हैं। अब आपने ये देखना है कि क्या जो लेबर्स हैं वो शॉपकीपर हो सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है आपकी जो चल रही है, तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी हिप इज़ टू एंकल। अब हिप को देखें जॉइंट्स के साथ अलग है, इसको आपने देखने की कोशिश करनी है। अब जो मेरा जो टखना है जिसको हम कहते हैं ना, ये एंकल इसको हम कहते हैं टखना, यानी जो पाँव में इसका जो तलक है वो मेरा आ रहा है ऊपर को हिप के साथ। ठीक हो गया। अब जो शोल्डर है, शोल्डर मेरा आप देखें कहाँ पे है, इसका तल्लक मेरा किस चीज़ के साथ होगा। यानी देखें आप पहले तो हिप को देखें, हिप का जो तल्लक है वो नीचे को जा रहा है। ठीक हो गया। यानी आपने ये सीक्वेंस पे देखनी है, हिप का जो तल्लक है वो नीचे को जा रहा है, एंड पे कौन सी चीज़ है, यानी जो एंड वाला जॉइंट है वो हमारा एंकल है। ठीक है। इसी तरह से शोल्डर से नीचे को आए तो एंड वाली जो कौन सी चीज़ बनती है, हमारी रिस्ट बनती है, यानी कलाई जिसको हम कहते हैं। ठीक है। समझ आ गई इसकी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही आ गया, इसको मैं नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये आप लोगों ने खुद बताना है और मुझे आपने बताना भी है इसका आंसर क्या है। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं जंबलिंग वर्ड। ठीक है। ये जंबलिंग वर्ड क्या होते हैं, ये लिखा हुआ है जंबल वर्ड लिखा हुआ है, ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जंबल वर्ड का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी मशहूर जगह का नाम, मशहूर चीज़ का नाम, मशहूर इलाके का नाम, मशहूर किताब का नाम, किसी भी शहर सिटी या किसी भी जगह का नाम कोई मशहूर आपको दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि उसके जो स्पेलिंग होते हैं ना वो आगे पीछे करके लिखे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर इसको गौर से देखें तो ये लफ्ज़ है बगदाद। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है बगदाद, तो ये लफ्ज़ है बगदाद। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको आपने अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद एक सिटी का नेम बन रहा है, तो वो जो सिटी का नेम है वो आपने बताना है कि इसके एंड पर कौन सा वर्ड आ रहा है। तो ये अगर आप इसको देखें ना तो ये जम्बल्ड वर्ड में आपका बगदाद है, यानी ये बार बार लफ्ज़ आपका रिपीट हो रहा है। ओके, ये होते हैं जम्बल्ड वर्ड। ठीक है जी। उसके बाद है जी कि इन दिस ग्रुप विच वर्ड डज नॉट बिलोंग। अब ये क्वेश्चन आपको पता है, जितनी भी मैंने फाइल्स आपको करवाई हैं तो उसके मुताबिक आप लोगों ने खुद ही इसका बताना है। आंसर बड़ा सिंपल सा है। अब जी यूरोप इज टू स्पेन। तो अब जो यूरोप है इसका जो तल्लक है वो स्पेन के साथ है। वो किस तरह से स्पेन के साथ है, ये बड़ी मतलब डिटेल होगी अगर हम इसको देखें, लेकिन इसको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें कि यूरोप इज टू स्पेन और नॉर्थ अमेरिका इज टू कनाडा। ठीक है। तो उसके बाद है जी नेक्स्ट जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई मुश्किल भी नहीं है इतनी चीज़। हाँ, जो मेन चीज़ है वो आपकी याद करने वाली वो ये अकरम और यहाँ पर असलम वाला ये क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से देखना है, इसको मैं ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा।
अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है कि आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसको ना थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब देखें, सबसे पहले चीज़ देखनी है आपने, जो आपको बताई गई है वो ये है कि असलम इज़ 7 टाइम ओल्डर दैन अकरम। यानी जो असलम की एज है वो अकरम की जो एज से 7 गुना ज़्यादा है। यानी हम सबसे पहले तो हम कर लेते हैं जी अकरम, लेट्स सपोज अकरम की वैल्यू है जी एक्स, ठीक है, या इसको हम 1 कह लेंगे। ये हम आगे जाके देखते हैं। उसके बाद ही हम असलम की वैल्यू की बात करें तो असलम का बताया गया है कि वो 7 गुना ज़्यादा है। अकरम की एज हमने एक्स कर ली है और असलम की जो एज है वो 7 गुना ज़्यादा है। उसके बाद है जी इन 8 ईयर, 8 सालों के बाद क्या होगा जी कि 8 साल बाद क्या होगा, ओनली 3 टाइम ओल्डर, यानी कि 3 टाइम ओल्डर उसकी जो एज है वो 8 सालों के बाद जाके हो जाती है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि इनकी जो एज जो है ना वो अभी क्या है, अभी इनकी एज का क्या डिफरेंस होगा, वो देखिए हमने कैसे निकालना है। मैंने कहा ना कि अपने पास रजिस्टर रख लीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे। देखिए जी, मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो अकरम की एज है वो 1 है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम एज की बात करें तो जो अकरम की एज है वो उसकी निस्बत 7 गुना ज़्यादा है, जैसे हमने बात की, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, एक साल में ये, दूसरे साल में क्या होगा जी, इसकी ये वाली एज बन जाएगी और इसकी ये एज बन जाएगी, ठीक है। ये दूसरे साल की बात है। अच्छा, अब तीसरे साल के अंदर क्या होगा, यानी पहली जो एज ये तो हमें बता दी गई ना, तो पहली जो एज थी, जो पहला साल था उसके अंदर हमने, सॉरी यहाँ पर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखें, सॉरी ज़रा यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। देखें, इसमें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि पहले वाली जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 1 और 7, ये तो हमें बता दी गई है ना, यानी 7 गुना उसकी एज ज़्यादा है। अब हम देखते हैं यार पहले साल जो उसकी एज वो क्या होगी। पहले साल को हम इस तरह से करते हैं जी, हम इनकी वैल्यूज़ को डबल करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू का जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो हमारे पास इस तरह से। अब देखिए, पहले साल के अंदर हमने ये देखा, दूसरे साल के अंदर उनकी एज के अंदर क्या फ़र्क आ जाता है कि दूसरे साल के अंदर उनकी एज के अंदर, यानी नेक्स्ट ईयर में उनके पास आ जाती है ये वैल्यू, और अगले साल के अंदर जो उनकी वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर चेंज होके वो हमारी बन जाती है 3। ये पहली वाली सेकंड जो वैल्यू थी 3 और 21 की वैल्यू थी, उसके बाद हम निकालें वैल्यू तो 4 और 28 की वैल्यू, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, वैसे हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन इसको तो देखा जाए तो ये देखें, 7 गुना, चूँकि हमारी हर सूरत में जो 7 गुना एज है वो असलम की, वो अकरम की निस्बत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई भी करें तो 7 चौक 28, ठीक हो गया। तो उस सूरत में भी आपकी ये एज ज़्यादा बढ़ रही है। यानी मैंने इसको यानी कोशिश इसको मैंने की है थोड़ा सा लॉजिकली करने की बजाय इसकी कि मैं अलजबरे का यहाँ पर यूज़ करता, ठीक है। तो उसके बाद ही हम नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका वही क्वेश्चन था जिस तरह से हमने पहले किया हुआ था, और सेम चीज़ आपने उसके अंदर कैलकुलेट करनी। मेरा ख्याल ये सवाल वही है जो हमने पहले किया था, ये रिपीट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी जी ये फाइल आपने किस तरह से सॉल्व करनी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, तो गुड लक। आप लोग मेहनत करें, जितनी अच्छी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़्यादा आपको उतना ही अच्छा फल देगी। अल्लाह हाफिज़।